हिसारपुर नामक गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। मदन पेशे से कूली था। गांव से 4 घंटे की दूरी पर शहर था। हर रोज मदन सुबह सुबह 4 घंटे का सफर करके शहर जाता था और वही स्टेशन पर कूली का काम करता था। लोगों का इंतजार करता था और उनके सामान उठाया करता था। लीला, मैं जा रहा हूँ। केशव को उठा देना और स्कूल भेज देना। जी ठीक है, आप जाइए। मदन स्टेशन आकर लोगों का इंतजार करने लगता है। कूली कूली लाइए भाई जी, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। अरे ठीक है, ये लो सामान उठा लो, मगर ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। जी साहब, कोई बात नहीं, आप जितना देंगे उतना ही काफी है। मदन सुबह से शाम तक लोगों का सामान उठाया करता था और रात के वक्त वापस 4 घंटे का सफर करके घर पहुंचता था। जी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, आज आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो, आज इतने रुपए कमा पाया। जी ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पिता के आने की आवाज से बेटा केशव दौड़ता हुआ पिताजी के पास आता है। पिताजी, आप आ गए? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? तुम्हें स्कूल भी जाना है। इतनी देर तक जागा मत करो। पिताजी, कितने दिन हो गए हैं, मैं आपसे मिल ही नहीं पाया था। मैंने आज सोच लिया था मैं आपसे मिलकर ही सोने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बताओ स्कूल में सब कैसा चल रहा है? पढ़ाई सही तो चल रही है ना? हाँ पिताजी, पढ़ाई अच्छे से तो हो रहा है, मगर सभी बच्चे मेरे फटे कपड़े, जूते का मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इन सब से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी भी बात का बुरा मत मान। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि अपने पिता की तरह कूली ना बने। इतना कहते कहते मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, आप उदास ना हो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। जा बेटा, अब सो जा। मदन खाना खाकर सोने चला जाता है और सुबह जल्दी उठकर शहर जाने के लिए निकल जाता है। कूली कूली, उठाओ ये सारा सामान। जी साहब, वैसे सामान तो बहुत ज्यादा है साहब, एक और कूली को ले लीजिए, दोनों मिलकर सारा सामान उठा लेंगे। नहीं, मैं केवल एक कूली को अपना सामान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम ये सामान अकेले उठा पाओगे या नहीं? साहब, सामान तो बहुत ज्यादा है, मगर कोई बात नहीं, मैं सभी सामान उठा लूंगा। मदन अकेले ही उतना सामान उठाकर बढ़ने लगता है। साहब, कहाँ तक जाना है? चलो, जहाँ तक मैं कहता हूँ वहाँ तक चलो। जी साहब। मदन लगभग 1 घंटे से उतना सामान ढोकर आगे बढ़े जा रहा था। साहब, अब और कहाँ तक जाना है? अरे, तुम कितना सवाल करते हो, चुपचाप चलो, अब बस पहुँचने ही वाले हैं। हो कुली, और सवाल जवाब मालिक की तरह करते हो। मदन ये सुन दुखी हो जाता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। कड़ी धूप में इतना सामान उठाकर मदन चले जा रहा था। ए कुली, रुको, यहीं रुको, यहीं सारा सामान उतार दो। जी साहब, ये लीजिए आपका सामान, सुरक्षित पहुंच गया। अब पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये लो। क्या साहब, ये तो 30 रुपए हैं। ये तो एक आदमी का पैसा भी नहीं है। मैंने तो 2 आदमियों का काम किया है, इसमें क्या होगा? मैं तो इतना ही दूंगा, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा तो काम हो गया। साहब, 2 घंटे से भी ज्यादा इस कड़े धूप में इतना सामान लेकर आया, पर आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। भगवान सब देख रहा है साहब। अरे प्रवचन देना बंद कर, कूली है, कूली की तरह बातें कर, मालिक मत बन। ठीक है साहब, फिर ये भी आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मदन वो रुपए भी उस आदमी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कैसे लोग होते हैं दुनिया में, इतने पैसे वाले हैं फिर भी एक गरीब का पैसा मार रहे हैं। इसके बाद मदन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ घंटे लोगों का इंतजार करता है। जब कोई भी नहीं आता है तो वो जल्दी ही घर लौटता है। अरे, आज आप जल्दी ही आ गए। मदन कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप आकर सो जाता है। अरे क्या हुआ, बताइए तो सही। मदन लीला को सारी बातें बताता है। आप उदास मत होइए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इन सबको भूल जाइए और आगे की सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। लीला, आज सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो खुद किसी से ज्यादा रुपए नहीं लेता और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये सारी बातें केशव सुन लेता है और अपने पिताजी के पास आता है।
क्या हुआ पिताजी? नहीं बेटा, कुछ नहीं। आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जल्द ही आ गया। एक बात तो ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए तो बस मन लगाकर पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बन। मैं तुझे एक अच्छे पोस्ट पर देखना चाहता हूँ। जी पिताजी। केशव मन लगाकर पढ़ाई करता था और क्लास में हमेशा अव्वल लाता था। धीरे धीरे केशव बड़ा होने लगता है और उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब तो केशव को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए शहर भेजना होगा। हमारे पास उतने पैसे तो नहीं। नहीं लीला, चाहे कुछ भी हो जाए, केशव को आगे पढ़ने के लिए तो भेज कर ही रहूंगा मैं। एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी। मदन उसे गिरवी रखकर केशव को आगे के लिए पढ़ने भेजता है। शहर आकर केशव मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। मदन अभी भी कूली का काम करता था और अब वो और भी ज्यादा वक्त तक काम करता था ताकि केशव को पैसे भेज सके। कई कई दिन तक मदन घर ही नहीं जाता था और काम करता रहता था। जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाया करता था। फिर अचानक मदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और कुछ लोग मदन को उसके गांव लेकर आते हैं। आप इतने दिनों से कहाँ थे और ये क्या हुआ? लगातार काम करने की वजह से मदन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे। उसे खुद का होश भी नहीं था। कई महीनों तक मदन की तबीयत खराब ही रहती थी। लीला, इतने महीने से केशव 1 रुपया भी नहीं भेज पा रहा है। कैसे रह रहा होगा हमारा बच्चा? आप ये सब मत सोचिए, आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक दिन पुलिस की गाड़ी मदन और लीला के घर के बाहर आकर रुकती है। सभी गांव वाले उनके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर से केशव पुलिस की वर्दी पहने बाहर आता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। केशव तुरंत घर के अंदर जाता है तो देखता है उसके पिताजी बीमार पड़े हैं। बेटा तू आ गया, देखना तेरे पिताजी की हालत। पिताजी, ये देखिए, आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। केशव को पुलिस की खाकी वर्दी में देख मदन की आंखों में आंसू आ जाता है। बेटा, तू कैसा है? इतने महीने में पैसे नहीं भेज पाया, तू कैसे इतने दिन रहा? पिताजी, आपने जो भी पैसे भेजे थे उन्हें मैं बहुत संभाल कर खर्च करता था, इसीलिए मैं इतने महीने बचाए हुए पैसे से रहा। फिर तो मेरी नौकरी ही लग गई। देखिए, बाहर गाड़ी खड़ी है। मदन ने आज तक जितने भी परिश्रम किए थे, केशव ने उस मेहनत को सफल कर दिखाया था। केशव अपने पिताजी का इलाज करवाता है, गिरवी रखी जमीन छुड़ाता है और अपने माँ पिताजी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है। केशव हर रोज काम से थोड़ा समय निकालकर स्टेशन पर आता था और ये देखा करता था कि कोई भी आदमी किसी कुली के साथ बुरा बर्ताव ना करे और उसे उसकी मेहनत का रुपए जरूर दे।